Our next classification of colloidal solutions is based upon the type of the dispersed phase particles. ठीक है, so classification based upon the type of particles of dispersed phase. Okay, so on the basis of types of particles of the dispersed phase, colloidal solutions or the colloids are classified into the three categories. One is the multimolecular colloids, or colloidal solutions. Okay, second is the macromolecular colloids, and third category is the associated colloids. Okay, so let us discuss the first one, the multimolecular colloids. So multimolecular colloids क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है हमें, multimolecular means number of many molecules which are getting aggregated or associated. ठीक है, so क्या डिफाइन करते हैं हम इसको कि जब हम ऐसे सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उनके एटम्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के जिनका डायमीटर जो है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर है, वो क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं. ठीक है, वो एग्रीगेट करके क्या बनाते हैं? बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं जो कि कोलाइडल डायमेंशन में आ जाते हैं. मींस कोलाइडल डायमेंशन क्या है हमारी? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ओके, उस रेंज में आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हमारे पास मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, सो इन सोल्स में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसमें क्या आ रहा है? हमारे पास एक एग्रीगेट आ रहा है. ठीक है, जो मॉलिकुलर साइज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा. मींस छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या एग्रीगेट कर रहे हैं. सो वी विल गेट ए एग्रीगेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द सोल और द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोल ऑफ गोल्ड. ठीक है, गोल्ड एटम्स, तो इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड के एटम्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. वो कंबाइन करके इस तरीके से हमारे पास क्या बनाते हैं? एक कोलाइडल सोल बनाते हैं. ठीक है, उस पार्टिकल का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में रहेगा. तो उसको हम बोलेंगे इट इज अ सोल ऑफ गोल्ड एटम्स. ठीक है, सो सिमिलरली वी हैव एग्जांपल ऑफ सल्फर. तो सल्फर के एटम जो हैं वो एज सच नहीं रहते हैं. जब इनको सोल्यूशन में हम डालते हैं तो ये एग्रीगेट करते हैं. 8 एटम्स कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, जिसका साइज जो है वो इस रेंज में होता है. 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है. ठीक है, इन बिटवीन कहीं पे इसका साइज रहता है. तो ये भी हम कहते हैं कि वहां पे क्या बन रहा है? एक सल्फर का सोल बन रहा है. ठीक है, और इसमें जो एटम्स हैं, चाहे वो गोल्ड एटम्स हैं चाहे वो सल्फर के एटम्स हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द वंडरवाल फोर्सेस. तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? वंडरवाल फोर्सेस होती है. सो वी हैव द वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन द एटम्स विच आर एग्रीगेटिंग एंड फॉर्मिंग द मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड्स. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, अब ये भी नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है. मैक्रो मींस बड़े बड़े पार्टिकल्स. ठीक है, सो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं, उस सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स क्या बड़े बड़े हैं वो क्या कर जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि वो डिसोसिएट कर जाते हैं. ठीक है, जब वो डिसोसिएट करेंगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जिनका साइज क्या 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, वो टूट के क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे हो जाएंगे. सपोज हमारे पास क्या है? देयर आर 10 पार्टिकल्स. ठीक है, देयर आर 10 पार्टिकल्स विच आर हैविंग द साइज मोर देन दैट ऑफ द 1000 नैनोमीटर. ओके, किसी का 1500 हो सकता है, किसी का 2000 हो सकता है. ठीक है, किसी का 1000 भी हो सकता है, किसी का 1200 भी हो सकता है. ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स क्या है, जैसे हमने सोल्यूशन में डाले इनको, ठीक है, वो क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए. डिसोसिएट होने के बाद क्या करेंगे? उनका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. सपोज एक 1000 नैनोमीटर साइज का कोई पार्टिकल था, वो डिसोसिएट करके सपोज 4 पार्टिकल्स बना रहा है.
ठीक है, 4 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है, तो साइज क्या रहेगा, हो सकता है किसी का 200 नैनोमीटर हो, किसी का 300 हो, ठीक है, किसी का 500 हो, या फिर 400 हो, किसी का क्या हो सकता है 600 हो। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ऐसे पार्टिकल बन सकते हैं जिनका जो डायमेंशन होगा वो क्या रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो ये बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल बने, तो इस टाइप का जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, जो सोल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलेंगे उनको हम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट द स्टार्च, ओके, वी कैन टॉक अबाउट द स्टार्च, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन्स, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। ओके, सो ये ऐसे क्या है हमारे पास सब्सटेंस हैं जो इनको हम डिसॉल्व करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं कि उनको डिसोसिएट करा पाए, तो वो क्या करेंगे, कोलाइडल डायमेंशन में आ जाएंगे। क्लियर? सो स्टार्च भी आ जाता है इसमें हमारे पास। जो अगर नेचुरल हम बात करें, नेचुरल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है हमारे पास, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, तो ये तो कुछ हमारे पास क्या है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, नाइलॉन है, पॉलीथीन है, ओके, प्लास्टिक्स हैं, तो ये कुछ हमारे पास क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो सिंथेटिक है। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट करा के छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में इनको हम सोल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, और वहां पे जो वो सोल्यूशन बनेगा, जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, दैट इज नोन एज द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, सो इसके बाद आते हैं हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एसोसिएटेड कोलाइड से क्या हो रहा है, इसमें नाम से पता लग रहा है एसोसिएशन हो रही है। ठीक है, अब एसोसिएशन किसकी हो रही है, देखो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो एट लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर लो है, लो कंसंट्रेशन पे दे बिहेव एज द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, दे बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। बट जैसे ही हम उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, मींस हायर कंसंट्रेशन पे, दे बिहेव एज द कोलाइडल सॉल्यूशन, दे बिहेव एज द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज द ट्रू सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। मींस एट लो कंसंट्रेशन दे बिहेव एज द ट्रू सॉल्यूशन, बट एट हायर कंसंट्रेशन दे फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब्सटेंस कौन से ऐसे हैं, तो ऐसा होता क्या हायर कंसंट्रेशन पे, देखो जैसे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो वो क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट करके वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब क्या है इसमें कि देखो हमारे पास जैसे कोई सोप सोल्यूशन है, कोई सोप है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अबाउट दी सोडियम स्टीरेट, वी हैव द C17H35 एंड COONA। ठीक है, व्हाट आर सोप, दीज आर दी सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सो दिस इज ए फैटी ग्रुप। ओके, C17H35CO नेगेटिव इज ए हाइड्रोकार्बन चेन, और ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड का क्या सोडियम साल्ट है हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोप। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम स्टीरेट, ये स्टीरिक एसिड से बना हुआ है, सोडियम स्टीरेट। ओके, सो व्हेन वी ऐड द सोडियम स्टीरेट इनटू द वाटर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नॉर्मली एट लो कंसंट्रेशन it ionizes like this, it dissociates into the ions C17H35 COO negative and sodium positive। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट जिस तरह से बिहेव करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड है, वो भी आयनाइज करके क्या बनाता है, एसीटेट और H पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट ही हैं, बट जैसे ही हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इनमें एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, जो आयंस हैं वो एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन से आयंस एग्रीगेट करेंगे, ये जो हमारे पास स्टीरेट आयंस हैं ये एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब एग्रीगेट करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक कोलाइडल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही बनना स्टार्ट होते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं कि ये एग्रीगेट होना स्टार्ट हुए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं जिस टेम्परेचर से हम क्या कह सकते हैं कि उनके एग्रीगेट बनने स्टार्ट होते हैं। उससे लो टेम्परेचर पे एग्रीगेट नहीं बनेंगे, इस टेम्परेचर से अबव जो टेम्परेचर होगा उस पे एग्रीगेट बनना स्टार्ट होंगे, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम TK। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम TK से। ओके,
और उस टाइम पे जो एग्रीगेट बनते हैं उस एग्रीगेट को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज माइसिल। क्या देते हैं उसको हम? माइसिल। ठीक है, क्या बन रहा है वहां पे? माइसिल बन रहा है। और जैसे हमने बताया कि लो कंसंट्रेशन पे ये इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं, और जैसे हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, एक कंसंट्रेशन ऐसे आती है जहां पे ये माइसिल्स बनना स्टार्ट होते हैं, मीन जहां पे वो एग्रीगेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन या फिर क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज द CMC, critical micellization concentration. Means what is critical micellization concentration? कि this is the concentration above that they form the micelles. ठीक है, the concentration above which the micelles are formed. ठीक है, और टेम्परेचर क्या है? क्राफ्ट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे क्या होंगे? माइसिल्स बनेंगे। इस टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे माइसिल्स नहीं बनेंगे, वो नॉर्मली एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेंगे। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी वही है कि इस कंसंट्रेशन अबव जितनी भी कंसंट्रेशन होगी उस पर क्या करेंगे? प्रॉपर माइसिल्स बन जाएंगे, और इस कंसंट्रेशन में माइसिलाइजेशन जस्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है जो माइसिल्स फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और डिफरेंट सोप्स के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या होती है? माइसिलाइजेशन कंसंट्रेशन होती है, CMC वैल्यू होती है। हम सिंपल सोप की बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि सोडियम स्टीरेट है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो CMC वैल्यू है दैट इज अराउंड 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। ठीक है, सो डिफरेंट माइसिल्स हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ CMC। सो अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें माइसिल्स बने हुए हैं उसको हम डाइल्यूट कर दें, अगर हम डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, वापस क्या हो जाएंगे? वहां पे इंडिविजुअल आयंस बन जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल आयंस बन जाएंगे। वो क्यों बन जाएंगे? क्योंकि हमने कहा क्या है कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ये माइसिल्स फॉर्मेशन करते हैं। अगर वो कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। अगर हमने डाइल्यूशन कर दी है, ऑन डाइल्यूशन तो क्या हो जाएगी? उसकी CMC वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो मींस बिलो CMC वैल्यू दे बिहेव एज द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? इंडिविजुअल आयंस बनते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा? ये इंडिविजुअल आयन फॉर्मेशन करेगा। अब बात आ गई है देखो एग्रीगेट की। हम एग्रीगेट देखते किस टाइप के हैं? देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई सोप है C17H35 COO नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है। एट लो कंसंट्रेशन इट इज गोइंग टू आयोनाइज एंड फॉर्मिंग द C17H35 COO नेगेटिव आयन एंड द सोडियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब इस अगर आयन की बात करें, इस एनाइन की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है? एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप है, और बाकी क्या है? हमारे पास 17 कार्बन की एक लॉन्ग चेन है। ठीक है, इस तरीके की हमारे पास क्या है? एक चेन है। ओके, और ये जो है C17 और H35 दिस इज ए अल्काइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज ए अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सो मींस ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। दिस इज ए हाइड्रोकार्बन चेन एंड वी नो दैट नॉर्मल अल्केन और अल्काइल ग्रुप जो होते हैं दे आर नॉन पोलर इन नेचर। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होती है। तो एवरी बॉन्ड इन दिस चेन इज नॉन पोलर। सो एज ए होल वी कैन से कि दिस कंप्लीट चेन इज नॉन पोलर। ठीक है, दिस कंप्लीट चेन इज नॉन पोलर। वेयर एज if we talk about this group that is carboxylate ion, here we have the oxygen and carbon, and we know that there is a difference in the electronegativity of oxygen and carbon, then we will have the some charge on this group. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में इस तरीके से यहाँ पे मूव करता रहता है। तो मीन्स इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सो वी कैन से दैट दिस ग्रुप इज पोलर ग्रुप। दिस ग्रुप इज पोलर ग्रुप। ओके, अगर इस चेन को और इस ग्रुप को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, सो इसमें क्या है? हमारे पास एक कह सकते हैं कि चेन है जिसको हम टेल कह सकते हैं कि एक हमारे पास टेल है और एक हमारे पास क्या है? हेड ग्रुप है। वी हैव एक टेल एंड अ हेड ग्रुप। तो जो टेल है दैट इज नॉन पोलर इन नेचर एंड हेड ग्रुप इज पोलर इन नेचर। ठीक है, दैट इज पोलर नेचर। सो क्या होगा इसमें? अब क्योंकि हमने ये सब कुछ वाटर में डाला, ठीक है, अब जैसे ही वाटर में इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है आयंस की, दे गेट स्टार्टेड
एग्रीगेटिंग, ठीक है, ये क्या करते हैं, एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट किस तरीके से करेंगे, अब क्योंकि वाटर क्या एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और ये पोलर ग्रुप क्या है हमारे पास, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक नेचर होती है लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मीन्स जो जैसा है वो उसी में ही डिजॉल्व होना पसंद करता है, मीन्स उसकी ऐसी सॉल्वेंट के साथ क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। अब पोलर हेड ग्रुप की पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या रहेगी, इंटरेक्शन रहेगी। एंड वी हैव अ नॉन पोलर टेल, और वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। हाइड्रोकार्बन जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, उनकी वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी क्या हो, सॉल्वेंट के साथ ग्रेटर अफिनिटी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं, ठीक है, लायोफिलिक बोलते हैं। और जिनकी क्या हो, वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ अफिनिटी ना हो, अट्रैक्शन ना हो, उनको हम लायोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि इसमें जो हमारे पास ये जो ग्रुप है, ये जो एक माइसिल का छोटा सा हमने पीस लिया है, इस माइसिल में जो ये पोलर ग्रुप है, ठीक है, दैट इज लायोफिलिक। द पोलर हेड ग्रुप इज लायोफिलिक इन नेचर, वेयर एज द नॉन पोलर टेल इज लायोफोबिक, ठीक है। सो नॉन पोलर टेल इज लायोफोबिक इन नेचर। तो उससे क्या होगा कि जब हम इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, ऐसे ग्रुप जो है, ऐसी जो हमारे पास आयंस हैं, वो वहां पे उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और वो क्या करेंगे, वाटर में एग्रीगेट करना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से एग्रीगेट करेंगे कि अब जो पोलर ग्रुप हैं वो सारे एक साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और नॉन पोलर जो टेल है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, एक स्फेरिकल सिस्टम बन जाता है, ठीक है, एट सीएमसी। सीएमसी जब रीच होती है तो वहां पे क्या हो जाता है कि हमारे पास इस तरीके से नॉन पोलर टेल जो है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है और इकट्ठी कर देती है, जस्ट एक बॉल बन जाती है। बॉल के इंटीरियर में क्या है, हमारे पास नॉन पोलर टेल है, और बॉल की सरफेस के ऊपर क्या है, हमारे पास पोलर ग्रुप्स है। अब थ्री डिमेंशनली अगर हम बॉल को विजुलाइज करें यहाँ पे, तो सारी साइड से हमारे पास क्या होंगे, पोलर जो है ग्रुप ऊपर होंगे, और नॉन पोलर टेल्स क्या होंगी, इंटीरियर पे होंगी, ठीक है। सो बाहर क्या है, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट फ्रॉम ऑल साइड इट विल इंटरेक्ट टू द पोलर हेड ग्रुप, ओके। तो इस तरह के जो माइसिल्स हैं, इस तरह का जो ये मॉलिक्यूल बना, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसिल्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, माइसिल बोलते हैं, ठीक है। ये बनता कब है, एट सीएमसी, सीएमसी पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करी जाएंगे तो इसकी जो शेप है वो चेंज होती जाती है। एट सीएमसी दे फॉर्म दी स्फेरिकल माइसिल्स, एट सीएमसी दे फॉर्म दी स्फेरिकल माइसिल। और थोड़ी सी कंसंट्रेशन हमने और इंक्रीज कर दी, लिटिल हायर कंसंट्रेशन, तो ये स्फेरिकल जो माइसिल है वो फ्लैट होता जाता है, वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, मीन्स यू कैन से ओवल टाइप माइसिल बन जाते हैं, वी गेट दी ओवल माइसिल्स, ठीक है, एट लिटिल हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन। और कैसे जस्ट अबव सीएमसी वी गेट दी ओवल माइसिल, एट सीएमसी वी गेट दी spherical micelles, spherical micelles, ठीक है। और यू कैन से मोर हायर कंसंट्रेशन और मोर हायर कंसंट्रेशन मीन्स हायर अबव द CMC we get the parallel micelles, we get the parallel micelles। पैरेलल माइसिल्स क्या होती है कि हमारे पास एक टू मॉलिक्यूल लेयर जो होती है, थिक लेयर बन जाती है, इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाती है, शीट्स बन जाती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल माइसिल्स। ये कब बनती है हमारे पास, जब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है सीएमसी से, ठीक है, कुछ थोड़ी सी ज्यादा ही बस हायर कंसंट्रेशन पे क्या बनेगा, हमारे पास पैरेलल माइसिल्स बनेंगे, ओके। सो अब ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप है जिसमें क्या था, हमारे पास COO नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चेन है, तो ये चेन्स क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं इनसाइड द वाटर एट हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में ये मॉलिक्यूल्स अकेले अकेले रहते हैं, ठीक है। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस तरीके से एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं, तो सबके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ओके। ये सब साइड से ऐसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, हमारे पास माइसिल बन जाते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइसिल्स। और एक माइसिल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो नंबर है वो अप टू 100 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। 100 मॉलिक्यूल्स जो है मिल के एसोसिएट करके एक माइसिल क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स में होंगे, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं,
ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे COO नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, सारा एक एनायनिक माइसिल बन गई। क्या बन गई, एक एनायनिक माइसिल बन गई, जिसकी सरफेस के ऊपर क्या है, टोटली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज एक माइसिल दूसरी माइसिल से दूर रहते हैं, क्योंकि सारी सरफेस के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही दूसरा माइसिल इसके क्लोज आएगा तो वो फर्दर एग्रीगेट नहीं होने पाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस है तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो माइसिल्स बनते हैं वो स्टेबलाइज रहते हैं इन दिस सोल्यूशन फॉर्म। ये तो बात होगी एनायनिक माइसिल्स की। इस तरीके से हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल हैं, लाइक वी हैव द लॉराइल सल्फेट। लॉराइल सल्फेट ये भी एक सोपी सोल्यूशन है, मोस्टली शैम्पूज में पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, वी हैव CH3 CH2 11 SO3 O नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज हैविंग द अ नॉन पोलर टेल ऑफ 12 कार्बन एंड वी हैव अ सल्फेट ग्रुप विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, जिनके ऊपर क्या है, अमोनियम आयन बना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है C-टैब, दैट इज सीटाइल, T से ट्राई मिथाइल, A से अमोनियम, B से ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, सोप है C-टैब, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें क्या होता है हमारे पास, वी हैव अ चेन ऑफ 16 कार्बन एंड अ अमीन ग्रुप। ठीक है, उस अमीन पे क्या लगे हुए हमारे पास, वी हैव द 3 मिथाइल ग्रुप एंड नाइट्रोजन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज विच इज बैलेंस्ड बाय द ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसको भी हम जैसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ब्रोमाइड क्या है, अलग से सेपरेट हो जाता है, और हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल जो है इस तरीके का, ये वहां पे सेपरेट हो जाता है, जिसके ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से माइसिल्स फॉर्मेशन करते हैं एट CMC। जब इनकी CMC वैल्यू रीच हो जाती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो ये भी क्या करते हैं, माइसिल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये तो बात थी हमारी क्लासिफिकेशन, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द पार्टिकल्स पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल्स। अब सोल्स हम बनाते कैसे हैं, देखिए हमने दो टाइप के जो है सोल्स पढ़े हैं, एक तो लायोफिलिक, दूसरे लायोफोबिक कोलाइडल सोल। क्लियर? सो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं इनको हम जनरली सोल्स भी कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम सोल्स भी कहते हैं, क्योंकि जब हमने टाइप्स पढ़ी थी तो हमने वहां पे पढ़ा था कि हमारे पास कुछ टाइप के जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको हम सिंपली सोल्स भी कहते हैं, जिसमें हम देखते थे कि एरोसोल्स भी हैं, सॉलिड सोल्स भी हैं और लिक्विड सोल्स भी हैं। ठीक है, तो सोल्स भी कहते हैं जनरली हम कोलाइडल सॉल्यूशन को। सो दो तरह के हमारे पास क्या है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। वी हैव द लायोफिलिक एंड द लायोफोबिक सोल्स। ठीक है, दो टाइप के सोल्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम सॉल्वेंट में डालते हैं और उनके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दे इंटरेक्ट स्ट्रांगली मींस यू कैन से दैट दे लव द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो उनके साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है और वो क्या करते हैं, वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लायोफिलिक सॉल्यूशंस कह देते हैं, या लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, या सिंपली हम लायोफिलिक सोल्स भी कह देते हैं। ठीक है, और लायोफोबिक में हमने पढ़ा था कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, या आयन जो है वो सॉल्वेंट के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मींस वहां से रिपल्शन ही फील होता है उनको, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो उनको यू कैन से कि दे हैव द सॉल्वेंट फोबिया। ठीक है, उनको फोबिया है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनसे दूर ही रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। दे हैव द निग्लिजिबल अफिनिटी विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर? बट अब यहां पे बात आ रही है, इनका हमने सोल्यूशन प्रिपरेशन करना है। अब क्योंकि लायोफोबिक सोल्स, इनके मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन तो नहीं है सॉल्वेंट के साथ, फिर हम इसको कैसे बनाएंगे, लायोफिलिक को कैसे बनाएंगे और लायोफोबिक को कैसे बनाएंगे। देखो पूरा जो प्रोसीजर है एक सोल्यूशन क्रिएट करने का, वो मैं 3 स्टेप्स में यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहला आता है हमारे पास प्रेपरेशन। ठीक है, वो प्रेपरेशन किसी भी मेथड से हो सकती है। सबसे पहला आता है हमारा प्रेपरेशन, मींस हमारी कोई रिएक्शन करनी है हमने। प्रेपरेशन के बाद जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है प्योरिफिकेशन का। हमने प्योरीफाई भी करना है उनको, मींस जो इंप्योरिटीज है उनको हमने रिमूव भी करना है।
प्योरिफिकेशन के बाद हमारे पास जो कोलाइडल सिस्टम रहेगा वो लंबे समय तक हमारे पास टिका रहे ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके, तो वहां पे उसकी स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मींस हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो लास्ट में जो हम क्या करते हैं, पहले प्रेपरेशन करते हैं, फिर प्योरिफिकेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। मींस यू कैन से अ कंप्लीट सोल रिक्वायर्स द 3 P's। क्या रिक्वायर्स? 3 P's रिक्वायर्ड है। क्या क्या है? पहले प्रेपरेशन, फिर प्योरिफिकेशन, देन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लायोफिलिक सोल्स की। तो लायोफिलिक सोल्स की अगर मैं बात करूं तो लायोफिलिक सोल्स क्योंकि इनकी अफिनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट के साथ, तो इनको हम सिंपली मिक्स करेंगे। सिंपल मिक्सिंग विद द सॉल्वेंट विद द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये सोल्स वहां पे रेडी हो जाते हैं। ठीक है, इनको हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट हमने सब्सटेंस लिया, उसको हमने डिस्पर्शन मीडियम में डाला और सिंपल मिक्स किया, मैकेनिकली मिक्स किया हमने। मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्टली लायोफिलिक सोल बन जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था कि ये लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मींस इफ you evaporate the solvent from that solution you will get the solid dispersed phase in your hand। ठीक है, after again dispersing that substance into the again new solvent then it will again form the sol। ठीक है, तो मीन्स इसमें हम ये बार बार क्या प्रोसेस का रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज रहते हैं उसमें। ठीक है, सॉल्वेंट वेपोरेट भी हो जाए, फिर से सॉल्वेंट डालने पे फिर से क्या करेंगे, ये सोल बना देंगे। तो इन टाइप के सोल्स को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सोल बोलते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक। क्यों? इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि इनकी इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है सॉल्वेंट के साथ। तो हाउ कैन वी मेक देम स्टेबल इन द सॉल्यूशन? ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम में हम इनको किस तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, किस तरीके से इनको हम वहां पे सोल फॉर्मेशन करेंगे, कोलाइडल सोल बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। सिंपल मिक्सिंग से हम इसका सोल नहीं बना सकते, वी हैव सम स्पेशल मेथड्स। तो वो स्पेशल मेथड कौन कौन से हैं? वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ मेथड। वन इज द कंडेंसेशन मेथड, ओके। सेकेंड इज द डिस्पर्शन मेथड, ओके। तो ये दोनों मेथड जो है मैं इनकी टाइप्स बता देता हूं कौन कौन सी है, डिटेल में हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन मेथड में हमारे पास 4 टाइप के फर्दर जो है सब मेथड्स आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो मेथड आता है इसमें, दैट इज बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करनी है हमने, जैसे कि हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, डबल डीकंपोजिशन कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है दैट इज बाय एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, ये भी एक मेथड है, कंडेंसेशन होती है इसमें, एक्सेसिव कूलिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनको डिस्पर्स करके रख सकते हैं। थर्ड इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। अब ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई हमने लायोफोबिक सोल बनाना है पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट में जिसमें वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, डिस्पर्स नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें इजीली डिस्पर्स हो जाता है, उसको वहां उसमें डिस्पर्स करके हम क्या करते हैं, ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं, और नीचे वाला जो सॉल्वेंट है उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वार्म कर लेते हैं, और जैसे ही उसकी ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन उसमें होगी तो क्या होंगे, जो सोल पार्टिकल्स वहां उस एक सॉल्वेंट में थे वो सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट में जाएगा, और वहां पे पहले वाला सॉल्वेंट जो है वो इजीली वेपोरेट हो जाएगा, और वो सोल क्या है, इजीली जो है वाटर में डिस्पर्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लास्ट मेथड जो है कंडेंसेशन मेथड में, दैट इज बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। मीन सपोज हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है और वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक कंपाउंड है, वो वाटर में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को पहले हम सब्लिमेट करेंगे। ठीक है, सब्लिमेट करेंगे या फिर उसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके या तो लिक्विड स्टेट में लेके आएंगे या फिर उसको वेपर फेज में लेके जाएंगे डायरेक्टली सॉलिड से। तो सब्लिमेशन जब हो जाएगी फिर इसको हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिस्पर्स करेंगे, कूल करेंगे। ठीक है, तो जो सॉलिड एज सच उस डिस्पर्शन मीडियम में
कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना रहा था तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज करने पे वापस उसको हम कंडेंस करेंगे तो वो क्या करेगा, उसमें डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अ मेथड बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अब बात आती है डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड भी हम 3 टाइप से स्टडी करते हैं, 3 टाइप से हम क्या करते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं उनको। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है हमारे पास मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है। तो इसमें क्या, सपोज हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, इजिली जो है सॉल्वेंट में डिस्पर्स नहीं हो सकते हैं और ना ही उसमें वो अपने आप आयोनाइज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई मैकेनिकल मशीनरी हम लेते हैं, उसमें उसको डाल के हम पार्टिकल क्या करते हैं, छोटे छोटे कर लेते हैं और वो इजिली जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। दैट इज नोन एज मैकेनिकल डिस्पर्शन। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड है ये भी जस्ट बिल्कुल सिमिलर है बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें क्या है, कोई एक सॉलिड है, मेटल है, उस मेटल का हमने वाटर में क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। सपोज हमने गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना है, किसमें, वाटर में। तो एज सच गोल्ड जो मेटल है वो डिसॉल्व नहीं होती है। हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं गोल्ड को, और एक बैटरी की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और चार्ज करने पे दोनों रोड्स को हम जब क्लोज लेके आते हैं तो वहां पे स्पार्क पैदा होता है। वो जो मेटल जो सॉलिड थी अब वो वेपोराइज हो जाती है और उस वेपोराइज को हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वाटर में हम उसको कंडेंस कर लेते हैं। जब वो कंडेंस हो जाता है तो उसका वहां पे वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद थर्ड जो मेथड है डिस्पर्शन का, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द पेप्टाइजेशन। दैट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या होता है, यहां पे नाम आ रहा है पेप्टाइज, मीन्स यहां पे प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो बनते हैं, मीन्स हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें प्रेसिपिटेट बने, तो वो प्रेसिपिटेट क्या हम करते हैं, हम उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, उसको हम सेटल नहीं होने देते। तो वो जो प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर जो प्रेसिपिटेट्स हैं हमारे पास, उनको हम उसी सॉल्वेंट में विदाउट कोगुलेशन और विदाउट एग्रीगेशन हम उनको वहीं पे ही स्टेबलाइज कर ले, उस मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। So all these methods, condensation and the dispersion methods, I will discuss in detail in the next lecture.